वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, लर्न टू विन। तो अब हम अपनी डे 3 की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट से आई है क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरा थोड़ा इशू चल रहा है। मैंने सोचा था कि आज पोस्ट कर दूँगा, बट ये नेक्स्ट डे आ रही है। सॉरी गाइस। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक होगा हैकर्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग बेसिक्स में मैं थोड़ी सी नेटवर्किंग बेसिक्स कवर करने वाला हूँ आपके लिए, और आपको जैसा लगे आप आराम से पढ़ लेना। और मैं इसमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी डालूँगा पी जो ज़रूरी नहीं है कि जो पीपीटी में मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। मैं पीपीटी से भी हट के कुछ पढ़ा दूँगा आपको थोड़ा बहुत। नोटपैड में आई थिंक मैं थोड़े से नोट्स बनवा दूँगा, और वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, और अगर आप ऐड होके अगर पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी-सी अजीब लगे तो शायद माइक का इश्यू हो सकता है, बिकॉज़ ये मेरा पुराना वाला माइक है, तो हैंडल कर लेना गाइज़। अब आपके ही आ गया सब कुछ। चलो बिना टाइम ज़ाया किए अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सो आज है साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स का डे 3। तो हैकर्स एंड नेटवर्किंग बेसिक का पहला मॉड्यूल इसमें इसमें भरा गया है। व्हाई दिस मैटर्स योर डिजिटल वर्ल्ड। अब अब हमें हैकर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन या नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए क्यों मैटर है, ठीक है? अगर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है भाई, उसके लिए नेटवर्किंग तो मस्ट है। नेटवर्किंग एंड लिनक्स, ये 2 चीज़ें मस्ट हैं उसके लिए, तभी वो आगे तक जा सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक आज कितना है, थर्सडे को शायद ये रात को आ रही है वीडियो। तो आई थिंक थर्सडे, फ्राइडे एंड आई होप सो कि सैटरडे या संडे को मैं इसकी डे 4 की डाल दूँ। यही मेरी कोशिश रहेगी गाइज़। तो इसके लिए माफ़ करना अपने भाई को कि अगर थोड़ा-सा टाइम डिले हो जाए तो भाई को माफ़ कर देना यार। बस यही भाई एक रिक्वेस्ट करता है। चलो अब मैं करता हूँ वाइद अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका मॉड्यूल। और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी रोड हैकिंग के रोड मैप के ऊपर डाल दूँ, और उससे अगली मैं डे 4 से अब स्टार्ट करते जाऊँ, ठीक है? चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ हैकर्स एंड नेटवर्किंग isn't just for IT professionals. It's essential for everyone navigating the digital landscape. It empowers you to protect yourself, understanding the internet and build secure systems. अब इन तीनों का अच्छे से मैं मतलब थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स मेरा सिर्फ़ उन्हीं बंदों के लिए जो हैकिंग में जाना चाहते हैं। ये वाली वीडियो ना मेरी हैकर्स एंड नेटवर्किंग, ये हर किसी के लिए है। ज़रूरी नहीं कि कोई आईटी प्रोफ़ेशनल वाला ही इसे समझे। ये आम लोग भी अगर समझे ना, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि इससे उनको पता लगेगा कि उन्होंने उन्होंने अपना डाटा प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट करनी है। जो अपना फ़ोन चलाते होंगे, हर एक के पास आजकल फ़ोन्स हैं। फ़ोन में वो अपना डाटा और प्राइवेसी रखते हैं। हर किसी की प्राइवेसी उसके फ़ोन में होती है, जो वो किसी को नहीं शो कराना चाहता। तो उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इंटरनेट में अगर वो किसी को अपना मैसेज भेज रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को भेज रहा है, वो ट्रैवल कैसे करती है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इंटरनेट से। और बिल्ड सिक्योर सिस्टम, हम अपने लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं। सिस्टम्स तो रहेंगे, उसके लिए ऐप्स वगैरह तो वो तो कोडिंग लगेगी ना, बट हम अपने लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करना, अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं ना डालना, अपनी इन्फॉर्मेशन सेफ रखना, वो तो हमारे हाथ में है, ठीक है? तो ये वो भी कर सकता है। एसेंशियल कोर्स वैसे मैं तो कहता हूँ कि जो हैकर्स नहीं है उनको भी करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये पीपीटी मैंने गामा एआई से बनाई है, ठीक है? तो आपको भी अगर पीपीटी बनानी हो तो गामा एआई से आप बना सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। द हैकर्स स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये नहीं है कि हैकर्स के स्पेक्ट्रम कोई अलग वर्ड है, इसका मतलब है टाइप्स ऑफ हैकर्स, ओके? नॉट ऑल हैकर्स आर क्रिएटेड इक्वल, हर एक हैकर्स इक्वली क्रिएटेड नहीं किए जाते। दे एक्सिस्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेंट एंड लीगैलिटी। लेट्स एक्सप्लोर द की टाइप्स। अब हैकर्स कई तरह के होते हैं, इसमें मैंने टाइप्स नहीं है, 6 टाइप्स के आपको समझाए हैं। कई टाइप्स के होते हैं, अब इसमें से हट के कोई ब्लू टीम भी होगी, रेड टीम हैकर्स भी होते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको शायद इस वीडियो में ही समझा देता हूँ, बिकॉज़ कौन यार फालतू और वीडियो बनाए है ना गाइज़? तो अब सबसे पहले आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये होते हैं लीगल हैकर्स, जो क्या करते हैं, समझ लो आप कोई कंपनी में अगर एथिकल हैकर लग गए हो, आपने क्या करोगे, आप उस कंपनी पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक टेस्टिंग होती है टाइप की, मतलब कि हम अपनी कंपनी के सर्वर पे हैकिंग परफॉर्म करते हैं। बट हम ये टेस्ट करते हैं कि उसे किस तरह से हैक किया जाता है।
और जो जिस तरह से उसे हैक किया जाता है ना, वो इन्फॉर्मेशन हम कंपनी को देते हैं कि इस तरह से आपका सिस्टम भाई हैक हो सकता है। तो इस तरह से, और उसके बाद हम ही ये बताते हैं कि उस हैकिंग से उसे सिक्योर कैसे करना है, ठीक है? एथिकल हैकर्स हू वर्क टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, ठीक है? व्हाइट हैट हैकर्स वो एथिकल हैकर्स होते हैं जो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो अब आगे ब्लैक हैकर्स। अब व्हाइट हैट हैकर है, व्हाइट का ऑपोजिट होता है ब्लैक। अब ये उसका ऑपोजिट होगा, ये क्या होगा? ये ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये कंपनी पे अटैक करके उनकी इन्फॉर्मेशन स्टील करते हैं, किसी को बेचते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, ठीक है? मैलिशियस एक्टर्स हू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है अ, जो वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटी मतलब जो कमियाँ होती हैं। आपको मैं इनका थोड़ा मतलब समझाता हूँ। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कंप्यूटर की कमियाँ, और एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उसका उन कमियों का फ़ायदा उठाना, ठीक है? जो उन कमियों का फ़ायदा उठा के अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करते हैं, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ओके, फाइन, इतना तो पता लग गया होगा। अब हम ग्रे हैट हैकर्स पे आते हैं। अब ग्रे हैट हैकर कुछ भी नहीं होते। ये व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच वाला बंदा होता है। समझ लो कि ग्रे हैट हैकर इज़ लाइक अ फनी हैकर। तो अब फनी कैसे, अब मैं बताता हूँ। समझ लो तुमने किसी की कंपनी का सर्वर हैक कर लिया, और बाद में उस कंपनी को बता दिया कि मैं ही हैकर हूँ जिसने वो सर्वर हैक किया था, और तुम्हारे सर्वर में ये कमियाँ हैं, ठीक है? ज़्यादातर ग्रे हेड हैकर्स वो होते हैं जो बग बाउंटीज़ लेते हैं, ठीक है? ये बिना परमिशन के हैक कर लेते हैं, पर फिर बाद में यही बता देते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ वो, ठीक है? अब इसकी डेफिनिशन है ऑपरेट इन लीगल ग्रे एरिया, ऑफ्टन एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज़ विदाउट परमिशन। अब लीगल ग्रे ग्रे एरिया का क्या मतलब है? समझ लो जैसे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो ऐसा, उसका ये रूल है कि अगर कोई भी हैकर उस पे उसकी वल्नरेबिलिटीज़ यूट्यूब को ईमेल करता है, ठीक है? रिपोर्ट अच्छे से एक रिपोर्ट बना के ईमेल करता है और मैसेज करता है, तो यूट्यूब उसको बाउंटी देती है, मतलब थोड़े से पैसे दे देती है। अभी तो यूट्यूब की बाउंटी चल रही है, आई थिंक $200 चल रही है, ठीक है? और इंडियन इंडियन में अगर कन्वर्ट करो तो 11,000 बन जाता है। अगर आप यूट्यूब की कमी ढूँढ के यूट्यूब वालों को ईमेल कर दो ना अच्छे से रिपोर्ट बना के, तो वो आपको $200 आराम से भेज देंगे। इसकी वैल्यू आई थिंक 11 या 12,000 रुपीज़, ठीक है? अब मैं बताता हूँ हैक्टिविस्ट क्या होते हैं। हैक्टिविस्ट ज़्यादा कुछ नहीं होते, ये बस एक ये वो वाले हैकर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल हार्म करते हैं। जैसे राजनीति का मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, ठीक है? अब जैसे ले लो कि राहुल गांधी को अब मोदी का कोई सिस्टम हैक करना होगा, मतलब उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी जो वो अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक हैकर को हायर करेंगे और उस हैकर को हम एक्टिविस्ट बोलेंगे, ठीक है? वैसे ही ये बस नॉर्मल है। अब आ गया स्क्रिप्ट किडीज़ क्या होते हैं। एक्टिविटीज़ की आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ मैं पहले, फिर इससे भी पहले। हैक ओ फॉर पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज़, समझ लो ये राजनीतिक खेल है। ओके भाई, चलो हम बताते हैं अब स्क्रिप्ट किडीज़ क्या होते हैं। अब स्क्रिप्ट किडीज़ वो होते हैं जैसे कि अब हैकिंग में होता है ना, हैकिंग का जो मैं अब आपको बताता हूँ, जो एथिकल हैकर का सीईएच का कोर्स होता है, वो होता है आई थिंक 1 साल का भी हो जाता है और वो 6 महीने का भी हो जाता है। वो लर्नर पे डिपेंड है कि वो कितनी कैपेसिटी रखता है उसे याद करने की। तो जो ये कोर्स करता है ना एथिकल हैकिंग का, अगर तो उन उन वो इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट करेंगे। उन्हें कुछ नया भी सिखाया जाता है, उन्हें और ये भी सिखाया जाता है कि टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। अब जो पहले की बनी-बनाई टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? उन्हें नूब हैकर्स और स्क्रिप्ट किडीज़ हम कहते हैं, ठीक है? जो पहले की बनी-बनाई और जो अपनी बना के करते हैं, उसको हम बड़े हैकर्स, प्रोफेशनल्स कह सकते हैं। बिकॉज़ मैं तुम्हें बोलूँ तो प्रोफेशनल आजकल कोई भी नहीं होता गाइज़। कइयों को 30% नॉलेज होगी, कइयों को 40%, 100% नॉलेज वाला कोई हैकर आज तक दुनिया में रहा ही नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखना हमेशा, क्योंकि ये हैकिंग का नेवर स्टॉपिंग लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है ना। समझ लो आपने हैकिंग का कुछ पढ़ लिया, ठीक है? सारा पढ़ लिया। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो वो आपका 10% पीछे चला गया, 100 से फिर आप 90 हो गए, 90 से फिर आप 80 हो गए, क्योंकि नई-नई टेक्नोलॉजियाँ सेकंड टू सेकंड डेवलप होती हैं, मिनट टू मिनट डेवलप होते रहती हैं। तो आपको उसके बारे में इतना नहीं होता, तो अपने आप को एक नूब समझ के ही चलना। बट मैं इतना बोलूँगा, हाँ, स्क्रिप्ट किडी मत बनना कि दूसरों की टूल्स पे डिपेंड रहना, खुद की टूल्स बना के करना भी अब ज़रूरी है। वो भी मैं आपको सिखाऊँगा इन अपना फर्दर लेक्चर्स। अभी 1 मंथ में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं अपना बड़ा एथिकल हैकिंग कोर्सेज़ यूट्यूब पे लॉन्च करूँगा ना, तो तब मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि हैकर अपनी खुद की टूल कैसे बना सकते हैं, ठीक है? और अब आ गया स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स क्या होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हायर किए होते हैं,
उनके साइबर वर्क के लिए। जैसे कि अभी आपको किसी फ़ोन नंबर से धमकी आई है व्हाट्सएप पे और आप गवर्नमेंट में कंप्लेन करते हो साइबर क्राइम डॉट इन पोर्टल पे। यही है पोर्टल का नाम, शायद साइबर क्राइम डॉट इन, हाँ, गवर्नमेंट पोर्टल है या साइबर क्राइम डॉट org होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि मैंने अभी उस पे सर्च नहीं किया इतनी। पर हाँ, उस पे होता है कि गवर्नमेंट आपसे कंप्लेन लेती है। अगर आप किसी भी साइबर क्राइम की कंप्लेन लेते हो ना, तो गवर्नमेंट उस पे एक्शन लेती है, ठीक है? और जो हैकर्स एक्शन लेते हैं वो गवर्नमेंट ने हायर किए होते हैं, ठीक है? तो वो गवर्नमेंट ने हायर किए हुए जो हैकर्स होते हैं उनको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी कहते हैं। और मैं बता दूँ, कोई इनमें से कोई भी हैकर होगा ना, वो अपनी रियल आइडेंटिटी हैकर की कभी रिवील किसी को नहीं करेगा, क्योंकि हैकर का काम ही यही है, बी एनोनिमस। और इसमें मैं एनोनिमिटी कवर करूँगा आपके लिए इसी कोर्स में, कि आप एनोनिमस कैसे रह सकते हो कि कोई आपको कैच ना कर पाए। अभी आ जाइए नेटवर्किंग बेसिक्स। अब नेटवर्किंग बेसिक्स में मैंने ऐड किया है कि आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है? इसमें मैंने वैसे कई चीज़ें ऐड की हैं, मैं आपको यही दिखा देता हूँ थोड़ी-सी। आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएन डोमेन नेम सिस्टम, है ना? ये क्या चीज़ होती है, ओएसआई मॉडल क्या होता है और टीसीपी मॉडल क्या होता है, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो अभी हम करते हैं आईपी से स्टार्ट, पर इससे पहले मैं आपके लिए अब नोटपैड खोल देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, अ, जो मैंने प्रॉमिस किया कि कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी आपके लिए, और मैं एडिशनल भी इसमें कराऊँगा। ये भी जो मैं नोटपैड में कराने वाला हूँ ना गाइज़, तो वो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है? ये तो चलो पिछली वीडियो का है। अब मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्किंग का सबसे पहला वर्ड क्या है, नेटवर्क। ये ये वाली फ़ाइल मैं ग्रुप में डाल दूँगा टेलीग्राम वाले में। अब नेटवर्क का मीनिंग क्या है, ठीक है? ये समझना ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, इंटरनेट क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद नेटवर्किंग, ये कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको साथ-साथ में बता रहा हूँ, ठीक है? ये 3 डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस। ओके, सॉरी, डिवाइस, गाइस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कनेक्शन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस, कनेक्शन बिट, ठीक है? अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो उनका नेटवर्क बन जाता है। और नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग का मैं लिख लेता हूँ, डाटा शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। अब आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क होता है कि आपने 2 पीसी को आपस में कनेक्ट कर दिया, वो नेटवर्क में आ गए। अब उनमें आप डाटा शेयरिंग करोगे, वो नेटवर्किंग हो जाएगी। और इंटरनेट क्या है? कनेक्टिंग, अ, कनेक्टिंग और 1 मिनट, ये वाली डेफिनेशन रहने देता हूँ, आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, मैं सिंपल भाषा में लिखता हूँ। कनेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, uh, each other with networking डिवाइसेस। शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगा, इस बार मेरे को लग रहा है वीडियो ये लंबी बहुत होने वाली है। तो आप बने रहना, क्योंकि अगली वीडियो तो थोड़ी लेट ही आएगी, तो आप आराम से 2 दिन में ये वीडियो देख सकते हैं। अब नेटवर्क क्या है? 2 या 2 डिवाइसेस में के बीच का कनेक्शन, वो नेटवर्क है। और इंटरनेट और नेटवर्किंग क्या है, जो उनमें डाटा शेयरिंग हो रही है, वो इंटरनेट है, ठीक है? अब इंटरनेट क्या है? कनेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो गलती से लिख दिया, टू ईच अदर विद नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड
एक्सचेंजिंग देयर डेटा, एक्सचेंजिंग देयर डाटा। सॉरी गाइस यार, स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी हो रही है आज मेरे से। एक्चुअली मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया, तो इसके वर्ड्स दबा के दबाने पड़ते हैं। एक्सचेंजिंग देयर डाटा, ठीक है, उनमें डाटा एक्सचेंज करना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के डिवाइसेस जो नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करना, वो सब इंटरनेट में है, ठीक है। और ठीक है, ये 3 चीज़ समझ लो। बट एक और चीज़ है जो आईपी एड्रेस है ना, यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बता देता हूँ आपको। आईपी एड्रेस क्या होता है, चलो अंदर कोर्स में बताते हैं। तो क्योंकि इसमें हो गया ना नेटवर्किंग, अब इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट पे हमें पता क्या चलता है कि हम कैसे अवेलेबल हैं। अ, इंटरनेट में हम कैसे अवेलेबल हैं वो आपको बताते हैं, आईपी एड्रेस से हमें पता चलता है। अगर समझ लो कि अब गवर्नमेंट ने आपकी आईडी बनाई है, ठीक है? एक राम है, एक श्याम है, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये राम है या ये श्याम है? अगर हम सरकार हैं, अगर हम गवर्नमेंट है, तो हमें किसी तरह पता लगेगा ना ये श्याम है, राम है, हम उसका आधार कार्ड बनाएँगे। उसी तरह आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस हमारी नेटवर्क की आइडेंटिटी होती है, हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है। और मैंने आज के प्रैक्टिकल आईपी एड्रेस के बेस पे ही रखे हैं, कि हम आईपी एड्रेस की नेटवर्किंग की कुछ कमांड्स करेंगे जिससे हमारा आईपी एड्रेस पता लगेगा, हमें किस किस रास्ते से किस किस वेबसाइट पे जाते हैं, हमें रास्ते भी पता लगेंगे, हमें सब कुछ पता लगेगा, ठीक है? तो वीडियो में साथ आराम से बने रहना। आईपी एड्रेस हमारी क्या होती है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एन आईपी इज लाइक अ डिजिटल स्ट्रीट एड्रेस फॉर योर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। अब कोई भी नेटवर्क पे डिवाइस है, आईपी एड्रेस उसकी आइडेंटिटी है कि हाँ यही डिवाइस है। जैसे आधार कार्ड का नंबर नहीं होता, यूनिक नंबर होता है वो, ये नंबर तो इसके आधार कार्ड का है, उसी तरह आईपी एड्रेस ये होता है कि ये आईपी एड्रेस तो इस नेटवर्क का है। बस इसमें डिफरेंट होता है, वो भी मैं नोटपैड पे अभी लिखा रहा हूँ आपको। एक होती है हमारी पब्लिक आईपी, और एक होती है हमारी प्राइवेट आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी क्या चीज़ है? पब्लिक आईपी हमारी वो आईपी है जिस आईपी के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और प्राइवेट आईपी हमारी वो चीज़ है जो हमारी अपनी पहचान है कि हम इस डिवाइस के, इस बंदे के, ये चीज़ है, ठीक है। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में आपको शायद डिफरेंस पता लग गया होगा। पब्लिक आईपी जो हमारी इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारी पब्लिक आईपी सबको शो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आईपी का बता देता हूँ, थोड़ी पब्लिक प्राइवेट का, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से समझ भी जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने ये खोला, क्रोम खोला, व्हाट इज माय आईपी। तो हम आ गया, ऊपर आ गया ना, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, ये बताएगा मेरा आईपी एड्रेस ये है। ये जो है ना, ये मेरी पब्लिक आईपी है जो इंटरनेट पे सबको एक्सेस के लिए दिख रही है। 42 पॉइंट ये जो भी है आपको दिख रही है। अब यहाँ से अब देखेंगे कि व्हाट इज माय प्राइवेट आईपी। अब मेरी प्राइवेट आईपी क्या है, अगर मुझे वो देखनी है, ठीक है। ये आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, इसका मिसयूज मत करना, क्योंकि इससे हम किसी की आइडेंटिटी लीक कर सकते हो कि इसकी ये प्राइवेट आईपी, आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो कि ये बंदा कौन है या क्या करता है, ठीक है। ये पब्लिक आईपी है मेरी, ठीक है। और प्राइवेट आईपी की हम प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा, क्योंकि नीचे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब कमांड्स का प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें मैं आपको प्राइवेट आईपी कैसे लगाते हैं ये बता दूंगा। ये अभी हमने पब्लिक आईपी किया है, ये पब्लिक आईपी ये है कि हम इंटरनेट पे एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। ये मेरी पब्लिक आईपी हो गई। इस आईपी से मैं इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर किसी को भी मुझे पहचानना है, तो वो इस आईपी से पहचान लेगा, और ये आईपी सीधा लेके जाएगी मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, ठीक है। इससे हमारे आईएसपी का पता लगता है, क्योंकि ये हमारा आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये हमारी थी पब्लिक आईपी। हम प्राइवेट आईपी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी वीडियो में बता दूंगा, बट थोड़ा आगे आगे बताऊंगा। चलो अब हम कहते हैं आईपी दो टाइप्स की होती है, एक IPv4 टाइप की होती है, एक IPv6 होती है, ठीक है। अब IPv4 और IPv6 में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ आईपी क्या होती है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब जो ये V4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये क्लासिक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये फ्यूचर की है। अब क्लासिक और फ्यूचर में क्या फ़र्क है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। मुझे उसके लिए कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। हम्म, ओके,
तो ये गाइस मेरा कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको आईपी एड्रेस का बताता हूँ कि आईपी एड्रेस का हमें कैसे पता चल जाता है, ठीक है। तो जो हमारा जैसे IPv4 है, हमारा आईपी एड्रेस कोई भी होता है ना, मैं आपको नोटपैड में थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले। हमारा कोई भी अगर आईपी होती है, हमारी आईपी जैसे V4 है, वो हमारे 4 नंबरों से बनती है, ठीक है। जैसे 1.1 सॉरी 1.1.1.1। अब ये 4 नंबरों की एक आईपी बन गई और इसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक होती है मैं आपको बताता हूँ। 1.1 से ये होती है 225.225 सॉरी सॉरी डॉट 225.225 हमारी 1 से लेकर 125 तक आईपीस होती हैं, ठीक है। IPv4 की बात कर रहा हूँ अभी, IPv6 पे हम अभी नहीं जा रहे। बस इसको हल्का सा समझो। आईपी जो V4 होती है वो 4 टाइप्स की होती है, 1 से लेकर 225 की होती हैं और इसको डिवाइड किया गया है इनकी क्लासेस के थ्रू। जो नीचे सबनेटिंग का टॉपिक शायद आपको दिख रहा होगा। सबनेटिंग मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी सबनेटिंग का टेबल नहीं दिखाया इसमें। तो बस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा कि हमारी जो आईपी होती है ना, वो हमारी 5 टाइप की आईपी एड्रेस होता है। और 5 टाइप का आईपी एड्रेस ये नहीं होता कि हमें इससे बताया, इसको हमने फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। तो मैं उसका आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे कि हम इसकी 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जो क्लास ए में होती है ना, वो वो स्टार्ट हो वो समझ लो 1 से लेकर 126 तक होंगी। 1 टू 126, ठीक है। ये 1 टू 126 का नंबर पता कौन सा है? जो हमारे फर्स्ट 3 डॉट्स, ये जो 3 नंबर्स है ना, इनसे जो पहला नंबर आता है, ये 1 से 126 के बीच में अगर पहला नंबर 1 से 126 के बीच होगा, तो ये ए क्लास की आईपी होगी। और बी क्लास की आईपी क्या होगी? 128 से 191 तक, ठीक है। ये हमारी बी क्लास की आईपी आ गई है। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें 127 नंबर मिसिंग क्यों है? 127 जो होता है ना, हमारी 127 होती है, जो मैं थोड़ी मैं स्पेस करके बता ही देता हूँ। 127 जो होती है, ये हमारी लूप बैक आईपी होती है। समझ लो कि अगर आपने किसी भी चीज़ में हमें हम जैसे हम प्रैक्टिकल में अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि पिंग क्या चीज़ होती है, प्रैक्टिकल पिंग वगैरह का कराएँगे हम, तो उसमें मैं बताऊँगा कि लूप बैक आईपी क्या होती है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट अभी इतना जान लो, 27.0.0.1 ये एक लूप बैक आईपी होती है, ये रिजर्व्ड आईपी होती है, ठीक है। ये लूप बैक आईपी होती है, अगर आप इसको रन करेंगे ना किसी भी कमांड पे, तो ये आपकी ही सिस्टम पे बैक रिसर्च करना शुरू कर देगी। तो इस तरह ये लूप बैक आईडी होती है। मैं अभी ए, बी और सी का बताता हूँ। डी और ई की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे हम एथिकल हैकिंग फील्ड में या किसी फील्ड में। डी, ई हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो सी स्टार्ट होती है हमारी 192 से लेकर 223 तक। अब जो डी है और ई है उनको हम छोड़ते हैं क्योंकि उनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी और बी रिजर्व्ड आईपीस होती हैं। तो ये 3 तरह की आईपीस होती है ना, ये हम लोगों में बाँटी जाती हैं इंडिविजुअल्स में। ठीक है, इतना आप समझ लो। और ये 127 जो होती है ये लूप बैक आईपी होती है। अभी आप इतना समझो, सिर्फ़ इतना समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा आईपी में डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ़ अभी एसेंशियल समझा रहा हूँ, तो इसे सिर्फ़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। बस इतना जान लो। ये मैंने एबीसी लिखा ना, तो एबीसी ऐसे नहीं लिखना है, इसमें क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी ऐसे लिखना है। 1 से लेकर 126 तक। और ये मैं पता किसका बता रहा हूँ, ये है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सिर्फ़ मैं इसका बता रहा हूँ। ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा ना आईपी का, जो पहले पॉइंट से पहले आएगा, वो अगर इनके बीच में होगा तो ये क्लास ए की होगी, अगर वो इनके बीच में होगा तो क्लास बी की होगी, और अगर इनके बीच में होगा तो क्लास सी की होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। कैलकुलेटर का काम मैं आपको बताने वाला था, बट वो सबनेटिंग के लिए मैं कैलकुलेटर समझा रहा था। तो चलो मैं आपको इतना समझाता हूँ, समझ लो IPv4 है, ठीक है? यहाँ पे 1 से लेकर 225 तक है ना, 1 मल्टीप्लाई 225, पहले 1 इंटू 4 करते हैं ना हम। 1 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं दिख रहा गाइस, मेरे को अपने पे हँसी आ रही है कि मैं यार क्या कर रहा हूँ अभी। 1 मल्टीप्लाई हम 4 कर रहे हैं, तो 4 ही आंसर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, ठीक है? तो
आंसर क्या आएगा 900। अब 900 को हम ये 900 को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 900 को हम इसको स्क्वायर रूट दे देंगे। यार क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर रूट कहाँ गया, इसमें स्क्वायर रूट नहीं दिया जा रहा है यार गाइस। चलो चलो इस मेथड को मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं चलो आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस की हमारी कितनी वैल्यूज होती हैं। समझ लो कि जैसे हमने IPv4 स्टार्ट किया, ठीक है। यस। ओके, तो गाइस इस चीज़ को छोड़ो, अभी मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूँ कि IPv4 का क्या होता है, क्या फंडा है। इससे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मेरे को समझ आ गया कि इससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आराम से समझाता हूँ। जी, जो IPv4 के 4 पार्ट्स है ना, हमारा एक पार्ट 8 बिट का होता है, ठीक है। 8, 8, 16, 8, 24 और 8, 32। ये 32 बिट की एक आईपी हो गई, ठीक है। यूजेस 32 बिट नंबर, और इसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं। और ठीक है, सपोर्ट्स 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। मैं इसी 4.3 बिलियन को आपको उसमें करके दिखाने वाला था कैलकुलेटर में, बट टाइम लगा। मैं सीधा देखता हूँ, आप पता क्या करना, आप करना क्या कहते हैं, हमारा 8 बिट की एक आईपी होती है ना, तो आप सिंपल सा कैलकुलेटर पे परफॉर्म जो करना ना, आपने फिर सिर्फ ये करना है, टू रेस टू पावर 32 कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपको आंसर आएगा, ठीक है, 4.3 बिलियन के आसपास आ जाएगा। आई थिंक 8 की पावर 32 कर लेना, 4.3 बिलियन एड्रेसेस के पास आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। हमारी IPv4 अभी के लिए यूज़ हो रही है, बट आगे जाके कई सिस्टम्स आएंगे, ठीक है। तो हमारी IPv4 हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, तो हम यूज़ करेंगे IPv6। आई नो कि आपको वीडियो की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो IPv4 है ना, वो 4 बिट्स का नंबर है, और IPv6 है, ये ये 6 बिट्स का नंबर नहीं है। पहले मैं आपको पहले बता दूँ, ये 6 बिट्स का नहीं होता। आप यहाँ गिन सकते हैं, जैसे 1 है, ये 4 ऐसे 1 है, 2 है, ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 कॉलम से नंबर बनता है, इसको सेपरेटेड किया जाता है कॉलम से, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है ना, आप देख रहे हो कि IPv4 में नंबर्स हैं, बट इसमें A B C D E भी हैं। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जो मैं बता देता हूँ कि हमारे हेक्साडेसिमल चलते हैं 9 तक तो नंबर सेम रहता है, ठीक है। जो हमारा 10 होता है वो A होगा, A से लेकर E तक, ठीक है। 10 का मतलब A होगा, B का मतलब 11 होगा, C का मतलब 12 होगा, D का मतलब 13 होगा, E का मतलब 14 होगा, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 14 तक जाते हैं। तो हमें IP6 की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, क्या हम IPv4 में खुश नहीं थे? 4.3 बिलियन का यार काम चल रहा है। इस दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और 4.3 बिलियन तो हमारे फिर किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। तो हमने उसको जुगाड़ लगाने के लिए, हमने फ्यूचर के लिए हमने बना दिया IPv6। अगर फ्यूचर में नीड होती है तो हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ती है। बट आजकल वेबसाइट्स गूगल की ले लो या कोई भी ले लो, जो जो अब वो न्यू सर्विस डिज़ाइन कर रहे हैं, वो IPv6 में कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप किसी की आईपी ऐसे पता देख लोगे ना, आपको ये आईपी याद हो जाएगी 192.168.1.10। बट अगर आप इस तरह की आईपी देखोगे, ये आपको याद नहीं होगी, ये आपको डाटा में स्टोर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये आईपी डिज़ाइन हुई है। ये आईपी विजुअली अनलिमिटेड एड्रेस देती है। अगर आप देख वर्चुअली 340 अनडी अनडिसिलियन, ये पता कितने होते हैं? 4.3 बिलियन है ना, इन बिलियन को डबल ट्रिपल आई थिंक इसको 30 गुना करोगे ना, तब जाके 340 अंडी ट्रिलियन शायद पॉसिबल होंगे, ठीक है। और ये डिज़ाइन, इसका पर्पस क्या था डिज़ाइन का? IPv4 को रिप्लेस करना। अब सबनेटिंग के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, नोट पैड में ही बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे मैंने ये बताया ना, 225.225.2, अब मैं क्लास 8 का सबनेट मास्क, ये सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि सबनेटिंग इसमें अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्लास 1 आपको सबनेट मास्क अभी बता देता हूँ, ठीक है। अगर इसको आप याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, बट इसका रियल पर्पस मैं आपको बाद में किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो अगर अभी बताओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबनेट ए क्लास में क्या होता है कि जो हमारी पहली डिजिट होती है ना, ये वाली आईपी की, ये पहली नेटवर्क की होती है और 3 होस्ट की होती हैं, ठीक है। और क्लास ए का सबनेट मास्क होगा 225.0.0.0, ठीक है।
क्लास बी का सबनेट मास्क होगा 225.225.0.0 एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो ये क्लास सी की आईपी होगी ना, इसका सबनेट मास्क होगा 225.225.225.0। अब ये 225.0 ये है क्या? अब मैं बताता हूँ। जो समझ लो कि अगर आप किसी नेटवर्क पे काम कर रहे हो, जैसे जियो का नेटवर्क है, ठीक है। जियो में क्या होगा, जो ये तीन है ना, इसमें हर एक बिट 8 बिट्स का नंबर होता है। अब ये 1 से लेकर 125 तक ना जियो के राउटर्स के नंबर होंगे। कि जहाँ पहले क्लास ए की आईपी में ऐसा होता है कि जो ये पहला नंबर होगा ना, ये जियो का नंबर होगा, ठीक है। और ये बाकी तीन नंबर होंगे, ये होस्ट का होंगे। मतलब आइडेंटिटी होती है ना, आईपी हम किसी को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसमें अगर अगर बाई चांस इसमें ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल वेट वेट फॉर एग्जांपल देख लो कि जैसे हम करते हैं। अब हमने 1.1 का एग्जांपल ले लो। अब ये वन है, ये नेटवर्क की आईपी होगी। अब इसमें हुआ कि ये नेटवर्क किस चीज़ का है, किस बंदे का? ये जियो का नेटवर्क है। जियो का कौन सा नेटवर्क है? जियो का फर्स्ट नेटवर्क है, ठीक है। और ये बाकी तीन है क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट बंदा है, ठीक है। डॉट वन अगर अगर इसकी जगह हम ये भी लिख लें कि 4.1.5.6, तो ये 4 में होगा जियो के फोर्थ नेटवर्क का बंदा है। और 1.5.6 में होगा ये कि होस्ट नंबर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्लास ए में हम ना सबसे ज़्यादा होस्ट को क्या कहते हैं, वैल्यू दे सकते हैं क्लास ए में। क्लास बी में हम थोड़े से कम को दे सकते हैं और क्लास सी में उससे कम को। बट ज़्यादातर होस्ट की वैल्यू क्लास सी में ही हम डिफाइन करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि अगर आप क्लास सी में किसी भी होस्ट को जियो डिफाइन करते हैं ना, तो वो होस्ट आराम से जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ये हमारा डाटा गवर्नमेंट को शेयर करता है पैसों में। ये अंदर की बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना अभी, तो शायद मेरे चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। मेरे को लग लग ज़रूर रहा है कि आ सकती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हमारा डाटा सेल करता है गवर्नमेंट को और वो पैसे कमाता है। उसकी देख लेना, उसके स्टार्टिंग में अगर हैकर्स भी होंगे ना, उनका पैकेज कम से कम वो पता नहीं ऊपर 10-20 लाख का पैकेज कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में 8-9 लाख का पैकेज होता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी अगर एक भी इन्फॉर्मेशन अगर बाहर जाती है, तो तो फिर कोई कौन सा उनका सिस्टम खरीदेगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही कौन करेगा अगर विंडोज़ की बातें बाहर जाती हैं तो। वैसे तो विंडोज़ का पेड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें मुनाफा यहाँ से भी होता है और गवर्नमेंट से भी पैसों का मुनाफा हो जाता है, ठीक है। तो यही है बस छोटी सी बात। वैसे जैसे क्लास ए में है, क्लास बी में है ना, जैसे मैंने दिखाया 125 225, ये दोनों नेटवर्क की आईपीस हैं। मतलब जिससे आईएसपी ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो की कंपनी है, जैसे वो इन दोनों चीज़ को अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो 2 नंबर्स बचे हैं 0.0, इनमें से यूज़र्स की आइडेंटिटी लिखेंगे कि ये वाला यूज़र इस बंदे का नाम है, ये वाला यूज़र इस बंदे का नाम है। जैसे अ, ये 1 से लेकर 225 तक होता है ना, तो उसकी जो उसमें इनके बीच 1 से 225 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, वो मैटर नहीं करता। वो बताएगा कि जियो के कौन से पोर्ट के साथ वो कनेक्ट है या कौन से नेटवर्क डिवाइस किस नंबर के साथ, किस नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट है। बस वो ये बताएगा। तो ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने सिर्फ आपको सबनेटिंग का थोड़ा सा बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं अब डीएनएस सर्वर के ऊपर कि डीएनएस क्या होता है। ये इंटरनेट की फ़ोन बुक होती है। चलो मैं इसको थोड़ा जल्दी से समझा देता हूँ कि हम आगे जाके हमारे प्रैक्टिकल्स कवर कर पाएँ। तो डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं डोमेन नेम सर्वर भी कई लोग कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जैसे हमने अभी क्रोम खोला, ठीक है। अब क्रोम में हमें पता नहीं है कि क्या करना है, तो हमने क्रोम खोल दिया। अब हम इसमें कुछ भी डाउनलोड कर लेंगे, www.google.com। अब चलो ये तो सॉरी सॉरी, ये तो चलो मेरा नेटवर्क एरर आ रहा है। जैसे हमने लिखा www.google.com, ठीक है। ये गूगल की वेबसाइट खुल गई, ये गूगल का पेज खुल गया। अब जो इंटरनेट होता है ना, जो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये हमारे एक डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। अब आपको ये कैसे पता लगा? क्योंकि जैसे हमारा गूगल है, इसकी खुद की आईपी है। इंटरनेट पे तो ये आईपी से चल रहा है ना,
आपको थोड़ी पता है कि इसकी आईपी क्या है। अब गूगल की आईपी को याद कैसे रखेगा भाई? हर किसी की आईपी याद नहीं रखती, तो उसे याद रखने के लिए हमने बनाया डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, हम ब्राउज़र में सर्च करते हैं गूगल, जैसे हमने लाइक किया, लाइक google.com हम सर्च करेंगे। अब ये अपने डोमेन नेम सर्वर पे जाए। सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस बता दूँ। हमने डोमेन एंटर की google.com, डॉट कॉम जहाँ पे लगे, डॉट इन लगे, वो डोमेन्स होते हैं, ठीक है? तो हमने डोमेन एंटर की। अब ये क्वेरी रिजोल्व करेगा, मतलब ये अपने डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और देखेगा कि ये google.com किस आईपी से रजिस्टर्ड है, ठीक है? रिजोल्व करके हमने डीएनएस सर्वर को आस्क करेगा। रिजॉल्वर का मतलब होता है कि हमने एंटर किया और क्वेरी यहाँ तक पहुँच गई। अब ये पूछेगा कि ये आईपी किसकी है, और फिर डीएनएस सर्वर बताएगा ये आईपी गूगल की आईपी ये है, तो उसकी आईपी के पास हमें ले जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया कि हाँ google.com, हम गूगल के पेज खुल गया ना, ये बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, तो हमें पता नहीं लगता कि ये प्रोसेस हुआ कैसे। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। अब विदाउट डीएनएस यू डोंट हैव टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेसेस ऑफ एवरी वेबसाइट यू विजिट। अब डीएनएस का हमें ये फायदा है कि हमें कोई भी एड्रेसेस को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि आईपी एड्रेस कौन याद रखेगा यार? डीएनएस हमारे लिए ना, आईपी एड्रेस को याद रखेगा कोई गूगल का ये है, इस वेबसाइट का ये है। बस हमें अब वेबसाइट का नेम याद रखने की जरूरत है, हम उस तक खुद ही पहुंच जाते हैं थैंक्स टू डीएनएस। अब आएगा आपका ओएसआई मॉडल। भाई ये इतना मतलब थोड़ा सिरदर्दी वाला काम है, तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। आई थिंक 1 घंटे की हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में मत बोलना कि भाई यार ये चेंज करो या कुछ भी। ठीक है, आराम से आप 2 दिन में वीडियो देख लेना, 2 दिन में ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं। तो अब हमारा ओ एस आई मॉडल क्या होता है? ये एक 7 लेयर नेटवर्किंग मॉडल होता है, वैसे इसको रेफरेंस मॉडल बोला जाता है, ठीक है? और ओ एस आई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल क्या करता है? एक फ्रेमवर्क है, बताता है हमें कैसे कि नेटवर्क वर्क करता है। इसके 7 लेयर्स होती हैं और इस पे हमारा नेटवर्क टिका हुआ होता है, ठीक है? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होते हैं या क्या चीज़ यूज़ होती है, वो चीज़ हमारे लिए जानना मेन है। क्योंकि हमने अगर हैकर बनना है तो हमारे लिए सिर्फ ये जानना कि डाटा फ्लो कैसे करता है। अब जैसे हम पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, सेशन लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब ये 7 लेयर करती क्या है? एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? एप्लीकेशन लेयर हमारे ब्राउज़र को एक्सेस करती है। जैसे कि हमने अपना क्रोम खोला, तो ये ब्राउज़र एक्सेस हो गया, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर में हुआ है, ठीक है? अब एप्लीकेशन लेयर के बाद अगर हम फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर में आते हैं डाटा ट्रांसलेशन एंड इंक्रिप्शन एंड कंपैरिजन। अब वैसे तो मेन चीज़ प्रेजेंटेशन का लेयर है डाटा को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करना। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी को डाटा भेजा है, अब हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा डाटा किसी और को हमारा डाटा किसी और को मिल जाए गलती से, तो वो उस डाटा को रीड कर पाए। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन यहाँ काम आती है, उस डाटा को डिक्रिप्ट कर देती है। अब सेशन लेयर क्या करती है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन देखती है। मतलब ये देखेगी कि डाटा एंड से लेकर एंड तक, जब तक पहुँच जब तक वो क्या कहते हैं, सेशन वो बना देगी ना, क्या कहते हैं, सेशन बना देगी, इस सेशन तक वो डाटा पहुंच जाए एंड टू एंड तक, मतलब। बट हमारी उस चीज़ को क्या कहते हैं, एंड टू एंड सेशन मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, आप गूगल मीट पे हो, ठीक है? आपने गूगल मीट पे क्लास लगाई, क्लास लगाने के बाद आपने फिर क्लास खुद कट कर दी। जब तक आपने कट नहीं किया तब तक वो क्लास चलती रही, वो मैनेज सेशन लेयर करती है। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर उसे ट्रांसपोर्ट करती है। नेटवर्क लेयर आती है, नेटवर्क लेयर में मैंने आपको आईपी एड्रेस समझाया। आईपी ये क्या करती है? अब हमारा आईपी एड्रेस देखती है, ठीक है? फिर आती है हमारी डाटा लिंक लेयर, ये हमारा फिजिकल एड्रेस चेक करती है। फिजिकल एड्रेस से मैक एड्रेस, ठीक है? मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है एमएसी की। मैं आपको नोटपैड पे लिख देता हूँ, बिकॉज ये फाइल मैंने शेयर तो करनी ही करनी है, तो मैं लिख देता हूँ आपको। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है। अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर हमारी कोई भी आईपी डिवाइस है, ठीक है? हमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज़िंदगी में ना कुछ भी करना भाई, अपना मैक एड्रेस किसी से शेयर मत करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैक एड्रेस होती है हमारी फिजिकल आईपी। जैसे हम नेटवर्क पे जाते हैं तो हमारी नेटवर्क आईपी होती है ना,
तो मैक एड्रेस तो हमारी फिजिकल आइडेंटिटी होती है, वो नेटवर्क आइडेंटिटी है। अगर हम किसी नेटवर्क पे डाटा शेयर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो हम उस नेटवर्क पे कर रहे हैं। बट मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल आइडेंटिटी की हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी फिजिकल आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल कि हम आधार कार्ड अगर मेरे को पता है कि ये बंदे का नाम श्याम है, पर किसी बाहरले बंदे को नहीं पता, बाहरला बंदा आधार कार्ड देख के देखेगा ना कि हाँ ये तो श्याम है, बट मेरे को पता है कि श्याम है। जो जो मेरे को पता है वो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है, बट जो आधार कार्ड देख रहा है वो उसकी डिजिटल आइडेंटिटी है। तो इसी तरह फिजिकल आइडेंटिटी जो होगी हमारे पीसी की, वो मैक एड्रेस पे होती है। और जो हमारी नेटवर्क आइडेंटिटी होती है ना, नेटवर्क इंटरनेट आइडेंटिटी, वो हमारी आईपी एड्रेस पे होती है। और फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल में हमारी केबल्स वगैरह आ जाती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाने वाला हूँ यहाँ पे। अम, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हमारी कौन सी लेयर थी, पहली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। याद रखना वैसे ही मॉडल में हम सब एंडली लेयर से नीचे तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ डाटा हमारा सेंड कैसे होता है और रिसीव कैसे होता है, ठीक है। सेंड एंड रिसीव। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। मैं ज़्यादा नाम नूम नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने जाता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर जाके हमारी आती है ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद फिर डाटा लिंक, फिर आती है फिजिकल। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आई थिंक वीडियो 2 इन 2 पे कर लेना अगर आपको बोरिंग लगे तो। ओहो, अ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा गाइस, इसके सामने जैसे ये लेयर है ना, इनके सामने इनके सेम सेम नाम लिख रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ ये समझ आए कि डाटा सेंड एंड रिसीव कैसे होता है। वैसे तो मैं इसका का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला था सिस्को पैकेट ट्रेसर में, बट मैंने सोचा कि अभी अगर मैंने इसका यूज़ किया तो आपको समझ नहीं आएगा। वैसे उसका समझ जल्दी आ जाता है, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उसका यूज़ करूँगा, उसको ओपन करूँगा, फिर उसमें लॉगिन करूँगा, फिर उसके बाद उसको चलाऊँगा, है ना। तो ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपके लिए गाइस। आई एम सॉरी गाइस कि मैं वीडियो इतनी लंबी कर रहा हूँ बिकॉज चलो गाइस इसका पूरा लिखते हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर का लार्ज एन, ठीक है। नेक्स्ट फिर डाटा डीएल लिख देता हूँ उसकी जगह, है ना। डीएल एंड द लास्ट फिजिकल लेयर की जगह पी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पी, कैपिटल पी। अब ये लेयर्स का पता क्या हिसाब है, यहाँ एप्लीकेशन से लेके प्रेजेंटेशन पे जाएगा, प्रेजेंटेशन से सेशन पे जाएगा, सेशन पे ट्रांसपोर्ट से जाएगा, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क से डाटा लिंक पे जाएगा, फिर फिजिकल पे जाएगा। अब जब यहाँ यहाँ से ऊपर से नीचे तक बंदा डाटा सेंड करता जाएगा। अब यहाँ तक सेंड होगा, फिर दूसरा रिसीव पता कैसे करेगा। फिजिकल से होता है कि हमारी केबल्स वगैरह आती हैं, फिजिकल लिंक में हमारी केबल्स वगैरह आती हैं, जैसे हमारी केबल
अगर आपने किसी से अपनी केबल कनेक्ट किया, अब आप दूसरे को डाटा भेजोगे, अब यहाँ से दूसरी फिजिकल लेयर पे डाटा गया, फिर वहाँ डाटा लिंक पे जाएगा, वो मैक एड्रेस वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद नेटवर्क पे जाएगा, हमारा आईपी देखेगा, ठीक, आइडेंटिटी, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, फिर सेशन पे जाएगा। मतलब जहाँ से ये इनक्रिप्ट हुआ, उसका सेशन बना, उसका वो बना, वो यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। यहाँ से इनक्रिप्ट होगा, यहाँ से डिक्रिप्ट होगा, और डिक्रिप्ट हो गया उसके बाद दूसरे के पास एंड यूजर की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। हमारे यही ओएसआई मॉडल में देखते हैं कि ये 7 लेयर्स काम कैसे करती हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। एप्लीकेशन पे ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेना। सेशन, ये सेशन बनाएगी, कम्युनिकेशन का सेशन बनाएगी। जैसे हम आपने किसी को कॉल किया, तो राम और श्याम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो सेशन लेयर हैंडल करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हम बात कर रहे हैं ना, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है हमारे 2 प्रोटोकॉल्स पे, एक टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का मैं प्रोटोकॉल की वीडियो में आगे जाके थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैंने अभी समझाया। नेटवर्क पे हमारी राउटिंग देखी जाती है और लॉजिकल एड्रेसिंग देखी जाती है। मैंने आपको जैसे IPv4 का बताया था कि हमें ये आईपी यूजर को दी जाती है, और जो नेटवर्क आईपी होती है ना, वो राउटर अपने ऊपर लेता है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की जो आईपीस होती हैं, जो हमें मिलती हैं, क्लास डी की और क्लास ई की ना, वो रिजर्व आईपीस होती हैं, जो गवर्नमेंट के रिसर्चर्स के पास होती हैं, ठीक है। वो हम जैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें उसमें हैकिंग में इनकी उनकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि जो उसपे जो मैंने आपको सबनेट मास्क बताया, जैसे क्लास ए का बताया था 225.0.0.0, जो 225 होगा ना, वो राउटर का नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर के राउटर पे है, रजिस्टर्ड है वो। तो उसके बाद ये नंबर 2 होगा कि उस राउटर पे कौन से नंबर का यूज़र बैठा है, उसकी आइडेंटिटी होगी। फिर डाटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस चेक होगा, फिर फिजिकल पे हमारी केबल्स से दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब आ गया टीसीपी आईपी मॉडल। पहले मैं आपको बता दूँ, टीसीपी आईपी मॉडल को हम कहते हैं टीसीपी आईपी सूट। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 प्रोटोकॉल से मिलके बना है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों ने मिलके एक प्रोटोकॉल बनाया है। ये मेनली डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, जैसे उसमें 7 लेयर थी ना, इसमें ये 3 लेयर का काम, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन का। डाटा को भेजना, एन्क्रिप्ट करना एंड सेशन बनाना, ये एक ही एप्लीकेशन कर लेती है। फिर ट्रांसपोर्ट उसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करती है यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी इंटरनेट लेयर नेटवर्क का काम करती है, हमारा राउटिंग और एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है। फिर जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ठीक है, इसको हम डाटा लिंक लेयर भी बोलते हैं। ज़्यादातर ज़्यादातर तो हम इसको डाटा लिंक लेयर बोलते हैं, बट हम नेटवर्क एक्सेस एक्सेस लेयर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। हम इसे डाटा लिंक लेयर बोलते हैं वैसे तो टीसीपी में। तो ये काम करती है नेटवर्क का, डाटा लिंक और फिजिकल का, तीनों का साथ में काम कर लेती है, क्योंकि ये डिजिटली जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ओएसआई मॉडल है ना, ये हमारा रेफरेंस मॉडल है कि पीसी टू पीसी कैसे ट्रांसफर करना है। बट हमारा जो ऑनलाइन मॉडल है कि इंटरनेट टू इंटरनेट कैसे ट्रांसफर करना है, वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल देख लेता है, ठीक है। ये 4 लेयर्स होती है, इसमें फिजिकल लेयर नहीं ना होती कि वो देखी जाए, ये इंटरनेट लेयर होती है। एक लेयर से दूसरे वायरलेसली कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अब हम प्रैक्टिकल पे थोड़ा-सा आ जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे। अब ये 4 कमांड्स का मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि हम अपनी प्राइवेट आईपी कैसे देख सकते हैं। तो हम दे सकते हैं आईपी कॉन्फिग कमांड से, ये विंडोज़ की कमांड है। अब सबसे पहले आप दबाओगे विंडोज़ विंडोज़ वाला आइकन बना होगा ना आपके पीसी पे, तो आप विंडोज़ और आर को दबाओगे। ये ऐसा टर्मिनल आपके पास आ जाएगा, फिर आप इस पे लिखोगे सीएमडी। तो ये विंडोज़ की कमांड लाइन आपके लिए आ गई। मेरा नेम रिवील हो गया गाइस, देखो ऊपर लिखा है मेरा नेम रिवील हो गया, ठीक है। तो हमने जो 4 कमांड्स की थी, तो कमांड्स क्या थी? पहली थी आईपी कॉन्फ़िग, दूसरी पिंग, एनएस लुकअप एंड ट्रेसर्ट। तो अब मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग यूज़ होती है हमारे अपने पीसी के लिए, कि हमारा बता दें हम कौन सी आईपी इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने वाईफाई से अपना हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट किया अपना पीसी को, तो अब इसके बारे में वाईफाई से ही बताएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग, तो इसने सब बता दिया। इसने बताया मैं वायरलेस से कनेक्ट हूँ, ये मेरी IPv4 एड्रेस है, और मेरा IPv6 एड्रेस ये है, और मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा-सा समझा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने 1 मिनट रुक जाओ, मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी IPv4 है ना, 192.168 डॉट कुछ भी है,
मैंने आपको बताया था 192 कहाँ पे आती है, क्लास सी में, और इसका सबनेट मास्क किसने क्या बताया, 225.225.225, ये 3 नेटवर्क के सबनेट मास्क हैं और लास्ट वाला होस्ट का है। इसमें ये नहीं बताया गया होस्ट नंबर में कौन सा हूँ, बस इसमें सबनेट मास्क बताया गया, ये इस सबनेट में इंक्लूडेड है। जो ये 3 है ना, 192, 168 और 43, ये 3 मेरे नेटवर्क आईपीस हैं। मतलब ये वाली मेरी नेटवर्क पे है, और मैं होस्ट नंबर है मेरा 52, मैं 52 होस्ट हूँ उस बंदे का। ओके गाइस, तो हम इस पे बनते हुए अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम आईपी कॉन्फ़िग से सिर्फ अपने बारे में पता करते हैं, और ये जो मैंने बताया ना IPv4, ये हमारी प्राइवेट आईपी है। देखना वो कितनी है, वो 42 पॉइंट कुछ आईपी थी, वो क्लास ए की आईपी थी, और ये क्लास सी की आईपी है। तो ये हमारी प्राइवेट आईपी है, वो हमारी पर्सनल आईपी है। वैसे प्राइवेट आईपी लीक तो नहीं करते, पर तुम्हारे लिए मैंने लीक भी कर दी, ले लो गाइस। इससे अच्छा आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो टीचर अपने आप अपनी प्राइवेसी की परवाह किए बिना बच्चों को पढ़ाने में देख रहा है ना, अच्छा टीचर होना गाइस में। चलो ठीक है गाइस, इसको रखते हैं साइड में। अब हमारी दूसरी कमांड क्या है, दूसरी कमांड थी पिंग, सॉरी, पीएमडी। अब हम पिंग कमांड के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। पिंग कमांड, एक पिंग होती है, एक पिंग स्वीप होती है। पिंग स्वीप तो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लिनक्स सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। अभी हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, तो विंडोज़ की कमांड ही देखेंगे। अगर मैंने अभी पिंग किया, पिंग कमांड हमारी चेक करने के लिए होती है कि हमारा होस्ट ऑनलाइन है या नहीं है। जैसे हमने अभी पिंग किया www.google.com, अभी उसे पिंग करना स्टार्ट कर देगा, ये रिप्लाई यहाँ से बताएगा। अगर ये रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम दिस दिस, ऐसे ये 4 राउंड लेता है, ठीक है। पिंग कमांड मैक्सिममली 4 पैकेट सेंड करती है, और यहाँ पे आता है ना सेंड फॉर, रिसीव्ड फॉर, 0 पैकेट लॉस। इसका मतलब हमारा जो गूगल का होस्ट है ना वो अप है, जो हमारी गूगल की वेबसाइट है वो अप है। अगर अगर किसी की वेबसाइट डाउन हो, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो हमें पता लग जाएगा कि जो वो वेबसाइट है या जो वो होस्ट है वो डाउन है। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ इस पिंग का हमें फ़ायदा क्या होता है। पिंग हमने किया, ये हमें गूगल की आईपी मिल गई, ठीक है, 142.250. गूगल की आईपीज़ तो एक टिकती नहीं है, पहली बात है, चेंज होते रहती हैं। तो ये कंफर्म तो कभी मत रखना कि ये एक ही गूगल की आईपी है, गूगल की और भी काफ़ी आईपीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो पिंग से हमें पता चलता है कि हमारा होस्ट जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है, अलाइव है या डेड है। तो पिंग कमांड हो गई। टेस्ट कनेक्टिविटी टू अनदर डिवाइस और वेबसाइट, कनेक्टिविटी टेस्ट भी होता है। अगर टाइम आउट आए ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाए, तो उसके दो मीनिंग होते हैं, या तो हमारा होस्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं है, या सेकंड रीजन उसका ये है कि या हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं है, या दूसरा या होस्ट का नेटवर्क डाउन है, ठीक है। पिंग से दो चीज बता। अब ट्रेसर्ट क्या होता है, ट्रेसर्ट दो टाइप की कमांड्स होती हैं। हम लिनक्स में यूज करते हैं ट्रेस रूट, बट हम विंडोज में यूज करते हैं ट्रेसर्ट। और फिर एनएस लुकअप, ये बताती है कि हमारा जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम से उसकी आईपी का पता लगाती है। पहले मैं एनएस लुकअप का बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा एनएस लुकअप google.com, जैसे www भी लगा सकता था मैं। एनएस लुकअप ने क्या किया, डीएनएस, ओके ओके, आई थिंक मेरे को वो कर देना चाहिए, क्या कहते हैं, एनएस लुकअप। मैं यही सोच रहा था, मेरे से यही मिस्टेक होगी गाइस। लुकअप www.google.com। शायद मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हो रहा है ये। वैसे तो अगर मैं ये कमांड देता ना, तो इस कमांड से ये होता कि हमारा जो ये google.com हमने सर्च मारा ना, हमारे google.com का हमें आईपी एड्रेस मिल जाता। चलो मैं इसकी जगह किसी और का सर्च मारने की कोशिश करता हूँ। एनएस लुकअप स्कैन मी .nmap.org। ओके ओके गाइस, शायद मेरा इंटरनेट इशू इशू है, तो शायद ये नहीं हो रहा। आप एक बार यूज़ करके देख लेना। आप पता है क्या करोगे, आप जब ऐसे करोगे ना, एनएस लुकअप कोई भी वेबसाइट का नाम डालोगे या कोई भी आईपी एड्रेस डालोगे, तो वो आपको उसका आईपी एड्रेस, वैसे तो नहीं, वैसे कोई भी वेबसाइट का नाम डालोगे ना, तो आपको उसका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा। बस ये एनएस लुकअप का काम है। अभी शायद मेरा नेटवर्क इशू है, तो एनएस लुकअप अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब हम बताते हैं ट्रेसर्ट कमांड क्या होती है। ट्रेसर्ट जैसे कि समझ लो आपने अभी अपने स्कूल तक जाना है या अपनी यूनिवर्सिटी तक जाना है।
आप जिस जिस रास्ते से होके जाओगे उस रास्ते को अब हम बोलते हैं ट्रेसट इन द लैंग्वेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम उसे ट्रेसट बोलते हैं। ट्रेसट में वैसे ट्रेस रूट बोलते हैं असली में, पर विंडोज में ट्रेसट कमांड यूज होती है ट्रेस रूट की जगह। हम लिनक्स में ट्रेस रूट करते हैं क्योंकि एक हैकर का असली दोस्त और कोई भी नहीं होता, एक लिनक्स ही होता है। ठीक है, तो मैं इसे पहले क्लियर कर दूं। भाई विंडोज में क्लियर कमांड ही नहीं है, तो मुझे दोबारा विंडोज लगानी पड़ेगी। क्लियर के अलावा कोई और कमांड भी हो सकती है, बट मुझे वो जानने का भी शौक नहीं चढ़ा। मैं सिर्फ आपको ट्रेसट का बताता हूँ। ट्रेसट www.google.com। अब मैं ये देखो, हाँ यही चीज़ तो मेरे को चाहिए थी। अगर मेरा नेटवर्क कनेक्शन अभी स्लो तो ज़रूर है, बट शायद अभी चल पड़ेगा। नेटवर्क पे ही भरोसा भाई, और किसी पे भरोसा नहीं है इस टाइम मेरे को। हाँ, तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, प्रोसेसिंग चलने दो। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद 1 घंटे की वीडियो शूट हो गई है मेरे से। गाइस अगर आप आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये चलती कमांड है ठीक है, अगर आपने इसको बीच में से स्किप करना है तो बस आप कंट्रोल सी दबा देना, क्योंकि इतनी लंबी मैं चलने नहीं देने वाला। अब मैं बताता हूँ कि ये 1 से लेकर 6 तक क्या हुआ है। एक्चुअली मैं अगर आप इसको पूरी देर वेट करोगे ना, देखना 10 तक या 11 तक ये खत्म भी हो जाएगा और आएगा ट्रेसर्ट कंप्लीट। अब ये जो आईपीस हैं, अब इन आईपीस से होके, ठीक है, इनके नेटवर्क से होके हम गूगल नेटवर्क तक पहुंचेंगे। ट्रेसर एक मैप है कि इन आईपी से होके हम आप उस नेटवर्क तक पहुंचोगे। ठीक है, ये कमांड इसके लिए यूज की जाती है नेटवर्किंग में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको थोड़ी सी समरी कराता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हैकर पढ़ा, टाइप्स ऑफ हैकर्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पर IPv4 IPv6 DNS क्या होता है, OSI एंड TCP IP मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली। जब हम नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल करेंगे ना, मतलब हम किसी की आईपी एड्रेस को स्कैन करेंगे, आईपी स्कैनिंग वो हम करेंगे लिनक्स डिवाइसेस में। तो उसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि टीसीपी हैंडशेक क्या होता है। टीसीपी हैंडशेक एंड सेंस टीसीपी हैंडशेक, हाफ हाफ फ्लैग हाफ फ्लैग टीसीपी हैंडशेक एंड फुल फ्लैग टीसीपी हैंडशेक मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो याद रखना। फिर हमने विंडोज कमांड की, आईपी कॉन्फिग, पिंग, ट्रेसर्ट एंड एनएस लुकअप। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू एंड मेरे साथ बने रहिएगा। ये पीपीटी मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप में टेलीग्राम में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डे 4 का, नेटवर्किंग डीप डाइव एंड फाइल सिक्योरिटी। मतलब थोड़ा नेटवर्किंग में डीप जाएंगे और फाइल सिक्योरिटी का थोड़ा मैं बताऊंगा कि आप अपनी फाइल को किस तरह सिक्योर कर सकते हो, थोड़ी सी मेथड्स बता देंगे। ओके गाइस, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी मेहनत लगती है। आपने देखा भी 1 घंटे में क्या हालत हो गई है मेरी। ओके ब्रो। अब इस पे एडिटिंग होगी, अब इस पे वो होगा, तो मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं मेरी माइक ख़राब है मेरा, तो मेरे को वॉल्यूम डबल करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करना पड़ता है, फिर मेरी वॉल्यूम डबल होती है। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने कई दोस्तों को। अब अगर आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में डालो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद ही मेरे चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू गाइस, वेलकम, टेक केयर।